जिमल सहम कर पीछे हुई, आंखें खौफ से फैल गई थीं। क्या ये भी हवेली के लोगों जैसे हैं? दिल जो उसके आने पर थोड़ा मुतमईन हुआ था, अब फिर उदास हो चुका था। मना करके आया था ना मैं फिर, वो जो गुस्से से कह रहा था। उसके खौफजदा चेहरे को देखकर आवाज़ खुद ब खुद आहिस्ता होती चली गई। वो मुझे खान बीबी ने भेजा था, वो कांपते हुए लहजे में बोली। मोरे ने पहनने को कपड़े नहीं दिए तुम्हें? वो उसका तफसीली जायज़ा लेते बोला। एक दिया था गुलमीना का। उसके गैर मुतवक्को सवाल पर जिमल सर उठाकर हैरानी से उसे देखने लगी। फिर एक नज़र अपने वजूद को देखकर शर्मिंदगी से जवाब दिया उसने। मेरा मकसद शर्मिंदा करना नहीं था, जा सकती हैं आप। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार देखते वो नरमी से बोला। जिमल भी कुछ कहे बगैर जल्दी से उसके कमरे से निकल गई। आह, तो मोरे आप मुझसे उसे इस तरह डांट सुनवाना चाहती थी? वो अफसोस से सोचता मिशेल के कमरे की तरफ बढ़ा। मिशेल के कमरे में नॉक करता वो अंदर आया। वो जो बेड पर फैली अपनी किताबें समेट रही थी, तेज़ी से भागकर उसके गले लगी। आज अपने भाई की ही वजह से तो वो शहर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रही थी। भाई आप कब आए? वो सर उठाते हुए बोली, आंखों में नाराज़गी साफ झलक रही थी। बस अभी ही आया था गुड़िया, वो उसके माथे पे प्यार करते हुए बोला। इतने दिनों से आप हवेली नहीं आए और ना ही कोई कॉल की। आपको पता है कितना मिस कर रही थी मैं। वो खफगी से बोली। भाई की जान, कॉल ना करने पर सॉरी, और हवेली ना आना मेरी मजबूरी थी, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला। मिशेल मुस्कुराते हुए सर हिला दी। अच्छा ये बताओ, वो लड़की, वो उसका नाम याद करने को रुका। जिमल। मिशेल समझते हुए बोली। हाँ वही। उसे कोई ड्रेस नहीं दिया? भाई इतनी मुश्किल से तो मोरे को कहा कि वो गुलमीना का एक ड्रेस दे दें। वो अफसुर्दगी से बोली। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं काम से जा रहा हूँ, कल अपनी गुड़िया को आउटिंग पर लेकर जाऊँगा। वो उसे प्यार करता कमरे से निकल गया। मिशेल अपने भाई की मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। ज़ोहरान कहाँ जा रहे हो? खाना बस तैयार होने ही वाला है। फजीला बेगम ने उसे बाहर की जानिब जाते देखा तो पुकार दिया। मोरे आप लोग खाना खा लीजिएगा, मैं देर से आऊँगा। वो कहता हुआ वहाँ से निकल गया। सिर्फ अपनी मनमानी करता है ये लड़का, वो सर झटकते हुए बोली। रात 11 बजे उसकी वापसी हुई। खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में गया और बेड पर सामान रखकर मिशेल के कमरे में गया। जिमल की बाबत पूछा। स्टोर रूम का सुनकर वो लब भींच गया। अब वो फिर से सीढ़ियाँ उतर रहा था। वो स्टोर रूम की जानिब जाती पतली राहदारी पर चलने लगा। धीमी चाल चलता वो बोसीदा सा दरवाज़ा खटखटा कर इंतज़ार करने लगा। कौन? वो अभी 11:30 बजे ही सारे काम खत्म करके आकर लेटी थी। डरते हुए पूछा। ज़ोहरान खान। उसकी गंभीर आवाज़ आई। वो डरते डरते उठकर दरवाजे पर लगी चुटकनी नीचे करने लगी। जी। नज़रें झुकाए ही दरियाफ्त किया गया। मेरे साथ आइए, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। कहाँ? आंखों में खौफ वाज़े था। देखें मेरे साथ रूम में चलें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे समझाए। उसकी आंखों में मौजूद खौफ देखते हुए उसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो कपकपाते लहजे में कहती एक कदम स्टोर रूम के दरवाजे से बाहर निकली। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़ोहरान ने फ़ौरन से उसे अपनी तरफ खींचा और दरवाज़ा बंद किया। इस उफ्ताद के लिए वो तैयार न थी। उसके कुशादा सीने से आ लगी। जिमल के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुईं तो दूसरी तरफ भी हाल मुख्तलिफ नहीं था। जिमल जल्दी से उससे अलग होते लब काटने लगी। कोई आ रहा था और फिलहाल मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को साथ देकर इस वक्त कोई तमाशा हो। वो उसके कुछ शर्मिंदगी और कुछ हया से सुर्खी माइल चेहरे को देखकर बोला। तो प्लीज़ मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखें खौफ से फैली थीं। ज़ोहरान कुछ ना बोला। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। फिर थोड़ी देर के बाद ज़ोहरान दरवाज़ा खोलते देखने लगा। जब यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं तो उसका हाथ मजबूती से पकड़ता बाहर की तरफ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़े मुझे, प्लीज़ छोड़ दें, वो रोते हुए तेज़ आवाज़ में बोली। वो तेज़ी से एक कोने में आया और उसे दीवार से लगाया। क्यों इतना शोर कर रही हैं आप? अपने साथ साथ क्या मुझे भी इस हवेली से निकलवाना है? एक हाथ दीवार पर रखते दूसरा उसके मुंह पर रखकर वो संजीदगी से बोला। उस वक्त वो उसके हिसार में थी। खामोशी से मेरे साथ चले, आवाज़ बिल्कुल भी ना आए। वो समझ गया था कि नरमी से कभी वो उसकी बात नहीं मानेगी। जब ही सख्ती से गोया हुआ, उसके इतने करीब आने पर जिमल की पलकें लर्जी। वो रोते हुए खामोशी से सर हिला गई। लेकिन ज़ोहरान को अब उस पर भरोसा नहीं था। जब ही एक हाथ उसके मुंह पर रखकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। ऐसा नहीं था कि वो उसे अपने कमरे में ले जाने से अपने माँ बाप से डर रहा था,
لیکن بس وہ اس وقت بہت تھکا ہوا تھا اور اپنے ماں باپ سے کسی بحث کو تیار نہ تھا۔ کمرے میں لا کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور دروازہ لاک کیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ غلطی میری نہیں ہے، اگر آپ خاموشی سے آ جاتی تو مجھے ایسے لانا نہیں پڑتا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر کندھے اچکا کر بولا، آپ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ اس کے دل میں فہد خان کا ڈر بیٹھ چکا تھا اور زہران خان کے بارے میں دل اس طرح کی بات ماننے سے انکاری تھا، لیکن پھر بھی اس وقت کمرے پر لائے جانے پر وہ خوف زدہ تھی۔ ایک تو اس عجیب سے اسٹور روم سے نکال کر اپنے خوبصورت سے کمرے میں لایا ہوں اور آپ شکریہ ادا کرنے کی بجائے سوال کر رہی ہیں۔ اس کو خوف زدہ دیکھ کر وہ طبیعت کے برخلاف جاتے سرسری سا اس پر نظر ڈالتا ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، وہ بی بی خان غصہ کریں گی۔ ادھر سے تھوڑا خوف کم ہوا تو نئی فکر لاحق ہوئی، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ وہ مصروف سے انداز میں بائیں کلائی سے گھڑی اتارتا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے بولا، یہ آپ کے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، دیکھ لیں۔ وہ وارڈروب سے ایزی سا ڈریس نکال کر مڑا تو اسے نظریں نیچی کیے انگلیاں چٹکاتے دیکھ بولا، یہ چیزیں خود چل کر نہیں آئیں گی، آپ کو چل کر آنا ہوگا ان کے پاس۔ وہ اس کے انداز پر ضد چوتا بولا، ایک تو وہ ویسے ہی لڑکیوں سے کم بات کرتا تھا، ان کم میں بھی صرف ماہم سے کرتا تھا، اب اس لڑکی سے تو بات کرنا ہی تھا، آخر کو بیوی تھی۔ زمل اس کی بات پر شرمندہ سی سر ہلائے بیڈ کے پاس آئی اور زہران کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہوا۔ زمل بیگز کھول کر دیکھنے لگی تو اس میں ڈیزائنر سوٹس اور دیگر چیزیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ ان 10 دنوں میں تو کسی نے نہ کچھ دیا اور نہ ہی پوچھا، اور یہ شخص کچھ گھنٹے پہلے ہی آیا تھا اور اس کی ساری چیزیں بھی لے آیا۔ وہ میں چینج کر لوں؟ اس کے نکلنے پر وہ سوچوں سے باہر آئی، گیلے ماتھے پر بال بکھرے تھے، وہ ایزی سے قمیض شلوار میں بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ زمل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بالکل، آپ اس کمرے کی ہر چیز بلا اجازت استعمال کر سکتی ہیں، سنجیدہ لہجے میں بنا اسے دیکھے وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ زمل جلدی سے پہلے بیگ سے جو سوٹ نکلا وہ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد نکلی تو زہران کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ لیپ ٹاپ یوز کرتے پایا۔ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد جھجکتے ہوئے ڈریسنگ کے پاس آئی اور اپنے سر پر رکھا گرین رنگ کا دوپٹہ کندھوں پہ کرتے اپنے گیلے بال برش کرنے لگی۔ زہران خان کی غیر ارادی نگاہ جب اٹھی تو ٹھہر سی گئی۔ اس کے منتخب کردہ گرین اور ریڈ کلر کے کنٹراسٹ کا سوٹ اس پہ جچ رہا تھا، اور جو چیز اسے ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی وہ اس کے ہلکے رنگ کے براؤن بال تھے۔ اس رنگ کے بال تو بہت کم لوگوں کے ہوا کرتے تھے، اور اسے حویلی کی ایک شخصیت کے بالوں کا رنگ یاد آیا جو ہو بہو اسی رنگ کے تھے۔ زمل نظروں کی تپش محسوس کرتے مڑی تو زہران ہوش میں آتا جلدی سے نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر گیا۔ آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ڈریسنگ سے ہٹی تو زہران بولا، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ صوفہ اچھا خاصا بڑا تھا جس پر زمل تو پوری طرح سے سو سکتی تھی، لیکن دراز قامت زہران اس میں مس فٹ ہوتا۔ وارڈروب کے نیچے پورشن میں ایک کمفرٹر ہے، وہ لے لیں۔ وہ اس کی بات پر اعتراض کیے بنا بولا۔ زمل بلینکٹ لے کر صوفے پر آ گئی۔ اپنے چہرے پر اچھے سے کمفرٹر لیتے وہ لیٹتے ہی اسے سکون سا ملا تھا۔ اتنے دنوں سے زمین پر سو سو کر اس کی پیٹھ اکڑ گئی تھی۔ زمل نے غور کیا تھا کہ زہران خان اس پہ صرف سرسری سا ہی نظر ڈال کر ہٹ گیا تھا۔ وہ اپنے ہر انداز سے حویلی کے مردوں سے مختلف ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ میں نے حویلی کے مردوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، اچھی ذہنیت کے نہیں ہوتے، اور اس کے دو روپ فہد خان اور محتشم خان کی صورت میں وہ دیکھ چکی تھی، لیکن آپ تو بہت مختلف لگ رہے ہیں۔ آپ ایک ساحر ہیں جو اپنی باتوں، اپنے رویے سے سحر میں جکڑ رہے ہیں مجھے۔ وہ نم آنکھوں سے شام سے اب تک کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور ان سوچوں میں آج پچھلی راتوں کے مقابلے جلد ہی وہ نیند کی وادی میں چلی گئی۔ صبح معمول کے مطابق فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو زہران خان کو نماز ادا کرتا پایا۔ اسے نماز ادا کرتا دیکھ ایک خوبصورت احساس جاگا تھا، یہ شخص کتنا مختلف ہے، اس کے دل نے بے اختیار سوچا تھا۔ پھر اس کا دیا ہوا اعتماد تھا کہ وہ اب بنا جھجکے اٹھ کر واش روم میں وضو بنانے کی غرض سے گئی۔ نکلی تو گرین کلر کے دوپٹے میں نماز سٹائل میں لپیٹے ہوئے جائے نماز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ زہران خان جو تسبیحات پڑھ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے کہا، سائڈ ٹیبل کے سیکنڈ ڈرار میں ایک اور جائے نماز ہے۔ اس کو بتاتے وہ دوبارہ سے تسبیح پڑھنے لگا۔ زمل دعا مانگ کر زہران خان کی جانب دیکھنے لگی جو خوش الحان آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔
जिमल ट्रांस की कैफियत में वहीं जाए नमाज पर बैठी तिलावत सुन रही थी। इतनी ही पुरकशिश आवाज़ में वो तिलावत कर रहा था। ज़ोहरान खान नज़रों की तपिश महसूस कर चुका था, लेकिन फिर भी उसकी पूरी तवज्जो तिलावत में थी। तिलावत करके वो कुरान शरीफ को गिलाफ में डालकर रख कर पलटा, तो तब भी वो उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो बेड पर बैठते पूछने लगा। आप बहुत अच्छी तिलावत कर रहे थे, वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली। ज़ोहरान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ तारीफ वसूल की। आप रोज़ तिलावत करते हैं? वो पूछे बिना न रह सकी। हाँ, मैं हर सुबह सूरह रहमान की तिलावत करता हूँ। अगर लहजे में सख्ती ना थी तो कोई नर्म मीठा लहजा भी ना था। वो संजीदा शख्सियत का मालिक संजीदगी से ही बात करता था। हवेली में तो कोई आप जैसा नहीं है। उसे क्या हुआ कि वो ये सवाल कर बैठी। ज़ोहरान खान उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग के आगे खड़ा हुआ। जिमल को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही पूछ गई थी। अभी आए उसे दिन ही कितने हुए थे, और फिर घड़ी पर नज़र जाते ही डर घबराहट से फट से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन हाय रे किस्मत! लेकिन बेड के आगे बिछे रग से उसका पाँव फंसा, और इससे पहले कि वो नीचे गिरती उसकी बदहवासी मुलाहिजा करते हुए ज़ोहरान ने उसे गिरने से बचाया। इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही थीं आप? उसको पकड़कर सीधा करते वो संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते पूछने लगा। वो मुझे 5:30 बजे किचन पहुंचना होता है, और अब 6 बज गए हैं। उसके चेहरे पर खौफ देखते उसने गहरी सांस ली। अभी तो आप जाएं, और कुछ दिन तक आपको और ये काम करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता ही मैं सब कुछ ठीक कर सकूंगा। उसकी बात पर वो सर हिलाते नीचे चली गई। अभी सिर्फ उसे नीचे पहुंचने की जल्दी थी। वक्त देखा है तूने? रेशमा उसको देखते ही गुस्से से बोली। और ये बता, कहाँ थी तू? स्टोर रूम में तो जब मैं गई तू वहाँ नहीं थी। वो उसको जांचती नज़रों से देखते हुए बोली। वो मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। और ये कपड़ा कहाँ से चुराया है? जल्दी बता या बीबी खान को बुलाऊं? वो उसको ग्रीन रेड कलर के कंट्रास्ट सूट में ढीली सी नफीस सी चुटिया बनाए पिछले दिनों के मुकाबले में तैयार देखकर गुस्से से बोली। इसे जहाँ होना चाहिए था ये वहीं थी। और दूसरी बात, ये सूट मैंने ला कर दिया है। तुम्हें कोई एतराज़? वो आंखों में सख्ती लिए पूछने लगा। अपने पीछे आती ज़ोहरान की आवाज़ पर उसे लगा कि वो तपती सहरा से छाँव में आ गई। उसकी संजीदा तबीयत से तो पहले ही मुलाजिम उससे दूर रहते थे। अब उसे बोलता देखकर रेशमा का सर फौरन नफ़ी में हिला। अब जिमल से किसी को बदतमीजी ना करता देखूं मैं। और सुनो, सारे काम तुम लोग खुद ही करोगे, ये सिर्फ हेल्प करवाएंगी। और मोरे तक ये बात पहुंची तो उस दिन उसका आखिरी दिन होगा जो ये बात पहुंचाएगा। समझ आई ना? कहते ही वो वहां से चला गया। जिमल ने नम आंखों से उस मेहरबान शख्स की पुश्त को देखा। उसके लिए वो कितनी आसानी से सब करता चला जा रहा था। फजीला बेगम को जब जिमल का ज़ोहरान के कमरे में रहने के बारे में पता चला तो उन्होंने हवेली को सर पर उठा लिया। मुस्फिरा भी नागवारी से जिमल को देख रही थी। महरमा बेगम वो बस खामोश खड़ी थी। और इस सब में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात मोहतशिम खान का खामोश होना था। और मिशल, वो तो बहुत खुश थी। उसका भाई एक अच्छा इंसान था, उस हवेली के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ। ज़ोहरान ने बहुत मुश्किलों से आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। ज़ोहरान बगैर नाश्ता किए ही शहर चला गया था और अब अपने ऑफिस को जल्द बनाने लगा था। नोमान और उसने पार्टनरशिप बिजनेस का 4th ईयर स्टार्ट होने से पहले ही सोच लिया था, और उसके बाद उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था जो कि अब तकरीबन मुकम्मल होने को था। उसके जाते ही जिमल का दिल भर आया। दिल खुद ब खुद उदास हुए चला जा रहा था। अपनी ही कैफियत पर झुंझलाते वो दोपहर का खाना बना रही थी, और आज फिर कुछ दिन पहले की तरह उसके पास मर्दाना आवाज़ गूंजी। हेलो ब्यूटीफुल, आज तो गजब ढा रही हो। और यह आवाज़ फहद खान के अलावा किसी और की हो सकती थी क्या? आप फिर आ गए। जिमल का दिल खौफ और डर से तेजी से धड़कने लगा। भूल रही हो शायद, पिछली मुलाकात में डील का कहकर गया था। वो मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। डील क्या है? जमल को ज़ोहरान खान से अलग तो नहीं होना था, लेकिन वो फहद खान की सोच तक पहुंचना चाह रही थी। डील वो तो तब बताऊंगा ना जब तुम ज़ोहरान खान से अलग होना चाहोगी। उसकी गहरी बोलती आंखें जिमल को उलझन में डाल रही थी। एक तो उस हवेली के सब लोग ही खूबसूरत थे, लेकिन कुछ लोग ही सिर्फ अंदर से खूबसूरत थे। मुझे इस हवेली से जाना है, डील बताओ। जिमल उस वक्त वन्नी करने से पहले वाली जिमल बन रही थी। हाँ, एम्बैरस्ड। डील ये है कि तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अगर राजी हो तो ज़ोहरान खान से डिवोर्स, और इस हवेली से छुटकारा दिलवाना मेरा काम है।
वो लबों को और फैलाए मुस्कुराया। जिमल का उसकी बात पर दिल चाहा कि मुंह नोच ले। अजीब ही कोई बंदा था। नहीं मंजूर तुम्हारी डील, जाओ यहाँ से, वो सख्ती से बोली। उस वक्त डर खौफ दिखाना, उसके सामने अपने आप को खुद ही कमज़ोर साबित करना था। अभी तो आराम से कह रहा था ना मानो, अभी वो कुछ कह रहा था कि किसी के कदमों की आवाज़ से वो पिछले हिस्से से तेज़ी से निकल गया। जिमल जो उसके सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी, अब खौफज़दा थी। उसकी अधूरी छोड़ी गई बात उसे परेशानी में डाल गई। क्या मुझे ज़ोहरान खान को बताना चाहिए? नहीं, वो तो अभी ही आए हैं और पता नहीं मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। वो आंसुओं को साफ करते हांडी की तरफ मुतवज्जो हुई। आपने ज़ोहरान को कुछ कहा क्यों नहीं? आप तो उस लड़की को वन्नी में लाए थे ना, तो क्या वन्नी में आई हुई लड़की को ज़ोहरान के कमरे में रखा जाएगा? वहाँ रहेगी वो। वो दबे दबे गुस्से से बोली। अभी तो फ़िलहाल उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना वो जितना ज़िद्दी और अपनी बात पर कायम रहने वाला है ना, ये ना हो कि उस लड़की को लेकर शहर चला जाए। अभी मुझे बस अपने काम करने हैं। और वो कौन सा दिन भर हवेली में होता है, शहर में अपने दोस्तों के साथ ही होता है। दिन के वक्त उस लड़की के साथ जो करना है करें। फिर उस लड़की को कहीं ठिकाने लगाता हूँ मैं। वो माजी में खोए पुरसोच अंदाज में बोले। अभी उन लोगों को ज़ोहरान के ऑफिस कंस्ट्रक्शन के बारे में इल्म ही नहीं था। वो यही समझते थे कि उसकी आदत नहीं हवेली में रहने की, इसलिए वो दोस्तों के पास चला जाता है। शहर जाकर कहाँ रखेगा, कुछ है उसके पास? फजीला बेगम बेड पर नीम दराज होते बोली। ये तो है, लेकिन उसके दोस्त भी कोई कम नहीं है, उन्होंने हंकारा भरा। दादी टांगों में दर्द होता है? जिमल समझ गई थी। एक मुलाजमा को उसके साथ उसकी और दादी की निगरानी के लिए भेजा जाता है, इसलिए वो हल्की फुल्की बातें बिना डर के कर लिया करती कि मुलाजमा अगर जाकर बताएगी भी तो क्या बताएगी। नहीं पुत्र, जब से तू मालिश करती है मेरी टांगों को बहुत आराम है। अल्लाह तुझे ढेरों खुशियाँ दे। वो मोहब्बत से उसे देखते हुए बोली। आमीन, वो जेरे लब बोली। तू बहुत प्यारी है और तेरी आंखों का रंग। दादी का जिमल को देखने का अंदाज ही अलग होता था। मैं बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह हूँ, जिमल अनजाने में दादी की बात काटते बोली। दादी शायद आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिमल माँ के जिक्र के चक्कर में गौर नहीं कर पाई। वो दोनों ऐसी ही छोटी मोटी बातें कर रहे थे। जिमल के आने से दादी बहुत खुश थी। वो तो एक कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। खाना दे दिया और बस, और मोहतशम साहब तो उन्हें पूछते ही नहीं थे। एक ज़ोहरान था, जब वो शहर से आता तो दादी के पास बैठता। अब जिमल आई थी तो उनकी बोरियत में खासी कमी आ गई थी। जिमल ज़ोहरान खान के कमरे में आ गई थी। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। शहद रंग आंखों में चाहत लिए वो उस कमरे को देख रही थी। कल अचानक आने पर वो देख ना सकी थी। सामने दीवार पर खूबसूरत सा वॉल क्लॉक था, जिसके हिंसे 10:30 बजा रहे थे। ज़ोहरान खान अब तक नहीं आया था। बेड के पीछे वाली वॉल रॉयल ब्लू कलर की थी और बाकी 3 ऑफ वाइट कलर के। कमरे के बीच में सेट जहाजी साइज बेड और बेड के दोनों तरफ डिसेंट सा टेबल रखा था, जिस पे लैंप्स रखे थे और ज़ोहरान की पिक्चर फ्रेम पर लगी साइड टेबल पर रखी थी। जिमल की नज़र तस्वीर पर ठहर सी गई। दिल की धड़कन मामूल से तेज़ हुई थी। वो 3 पीस सूट में मलबूस था। वाइट शर्ट, ब्लू कोट, ब्लू ड्रेस पैंट, ब्राउन शूज़, आंखों में गॉगल्स लगाए वो कार की यूनिट से टेक लगाए खड़ा था। इधर भी गौर कीजिए। ज़ोहरान की हशाश बशाश आवाज़ पर वो गड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी। ज़ोहरान खान जब अंदर आया तो उसे महवियत से अपनी तस्वीर को तकते पाया। एक खुशगवार सा एहसास हुआ था उसे। नहीं, वो मैं तो, हाँ मैं वो वॉल और आपके कोट का कलर देख रही थी, दोनों सेम है ना? वो गिड़गिड़ाते हुए जल्दी से बहाना करते हुए बोली। अपनी इतनी सी बेइख्तियारी पर दिल में खुद को कोसा। वो जो उसे गड़बड़ाता देख रहा था, उसके बहाने पर ज़रा सा मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा और वॉच उतारने लगा। कैसी हैं? वो कोट उतारता उसे खामोशी से देखता। उसकी शर्मिंदगी के असर को ज़ाहिर करने के लिए हल्के फुल्के लहजे में पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप खाना खाएंगे? जिमल को ख्याल आया तो वो तेज़ी से पूछ बैठी। नहीं, खा कर आया हूँ मैं, वो उससे कहता अपने ईजी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। निकला तो माथे पर गीले बाल बिखरे थे। जिमल को अंदाजा हुआ कि वो शायद रोज ही रात को बाहर से आकर बात लेता होगा, और जिमल ने तो कल रात इसलिए बात लिया कि वो इतने दिनों से गंदे हुलिये में थी और अब उसे साफ होना था, वरना तो वो कभी रात में बात ना लेती। जिमल अल्फाज का चुनाव करने के लिए रुकी थी। आप इजी होकर पूछें, क्या पूछना है? वो लैपटॉप साइड टेबल के दराज से लेता बेड पर बैठते बोला। वो आप इतने लेट आए, उसके अल्फाज पे कुछ ढारस बंधी थी। मैं डेली सुबह जाऊंगा और इसी टाइम पर आऊँगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप
इस वक्त मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। उसकी नज़रें हनूस लैपटॉप पर मरकूज थीं। जिमल को लफ्ज़ मसला से फहद खान याद आया था। एक ज़ोहरान खान था जो उसका महरम होते हुए भी उस पर सिर्फ सरसरी सी नज़र डालता था, और एक फहद खान। दिल किया उसके बारे में सामने बैठे उस शख्स को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। जी ठीक। वो बस इतना कहते ही सोफे पर जा लेटी। इसके बाद ना जिमल कुछ बोली और ना ही ज़ोहरान खान। जिमल का दिल किया कि वो उस शख्स से और बातें करे, लेकिन खामोशी से सोने की कोशिश करने लगी। तो फिर कब भेज रहे हो अपने घर वालों को? हर रोज़ की तरह वो दोनों फिर दोपहर को एक घने दरख्त के नीचे बैठे थे। अभी कुछ वक्त लगेगा। उसके पूछने पर वो बेतासुर लहजे में बोला। और कितना वक्त लगेगा? कब से तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो दबे दबे गुस्से में बोली। अगर अभी मैं कहूँगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। इस वाक़ये को कुछ वक्त गुजरने दो, फिर मैं खुद लेकर आऊँगा। अब की बार वो उसके हाथ को नरमी से दबाते हुए बोला। वो नाराज़गी से रुख मोड़ गए। यार समझो ना मेरी बात। अगर अभी लेकर आता हूँ तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो प्यार से उसे पिचकारते बोला। अच्छा सही, लेकिन जल्दी। वो बादल नखास्ता मान गई। तुम पर ये ऑरेंज कलर बहुत सूट करता है। वो ऑरेंज कलर की घुटनों तक आती कुर्ती में मलबूस थी, जिस पर ब्लैक कढ़ाई की गई थी, और ब्लैक ट्राउज़र और दुपट्टा और चादर ली हुई थी उसने। अब वार्डरोब ऑरेंज कलर के सूट से भरना होगा। वो हंसते हुए बोली तो वो भी हंस दिया। दिन गुजर रहे थे और गुजरते जा रहे थे। ज़ोहरान खान वही रात को आता और उसकी खैरियत मालूम करता, और चंद एक बातें पूछकर वहीं अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता और फिर सो जाता। जिमल को बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ज़ोहरान खान एक अच्छी शख्सियत का मालिक होने के साथ साथ संजीदा तबीयत का इंसान है। दिन भर जब दिन भर चुप का ताला लगाकर रहने के बाद रात को उस शख्स से बातें करने का दिल चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। फहद खान को जिमल से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन खाने की टेबल पर होता तो जिमल उसकी गहरी नज़रों से झुंझला जाती। जिमल हवेली की छत पर कपड़े डालने के लिए आई तो मिशेल भी उसके पीछे दबे पांव चलते हुए आ गई। वो ऐसे ही अब मौका देखकर उसे बात करने चली आती थी। कैसी हैं आप? जिमल अपने पीछे से मिशेल की आवाज़ सुन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, आज कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं थी। वो एक जानिब रखी चारपाई पर बैठते हुए बोली। बीबी खान नहीं है क्या? वो उसको सुकून से बैठते देखकर पूछ बैठी। नहीं, वो बाबा साईं के साथ साथ वाले गांव के सरदार की हवेली में गई हैं। जिमल उसकी बात पर इस बात में सर हिलाते वापस मुड़कर कपड़े डालने लगी। भाभी आपको पता है, भाई हवेली के लोगों की तरह नहीं है। उनका मिजाज हवेली के मर्दों के बिल्कुल बरक्स है। वो बहुत नरम दिल, एहसास करने वाले और मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। उसके लहजे में अपने भाई के लिए मोहब्बत और एहतराम था। लेकिन तुम मुझे भाभी मत कहो। उसकी बात पर वो सिर्फ इतना ही बोली। ज़ोहरान की खूबियों की तो वो दिल से मोतरफ़ थी, लेकिन उसके मुख्तसर बात करने पर वो खुद ब खुद दिल ही दिल में उससे खफा थी। मैं कहूँगी, अभी तो अकेले ही में सही, लेकिन इंशाल्लाह। मैं तो कहूँगी, अभी अकेले में ही सही, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही सबके सामने भी। वो मुस्कुराते हुए बोली। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां बहुत बेबस होती हैं, ख़ास तौर पर हवेलियों की। इस हवेली से निकलना भी एक मुश्किल काम है। किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाना हो तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पता है, मैं इस रस्म को ख़त्म करना चाहती हूँ। इस रस्म की इजाज़त तो हमारा मज़हब भी नहीं देता, और ये तो इल्लीगल भी है। लेकिन बाबा साईं और फहद खान, मैं भी ना कितनी डरपोक हूँ। वो तल्खी से हंसी। ऐसे ना कहो, तुम तो मेरी फिर भी कितनी मदद करती हो, और तुम देखना एक ना एक दिन ये रस्म ज़रूर ख़त्म होगी। वो मोहब्बत से उसे खुद से लगाते हुए बोली। फहद खान की भी बात मानती हो? उसकी बात याद आते वो सरसरी से लहजे में पूछने लगी। उसकी बात तो अब जिंदगी भर माननी होगी। उसकी आंखों में दुख हलकोरे ले रहा था। क्या मतलब? जिमल नासमझी से उसे देखने लगी। मुस्फरा को मेहरान लाला और मुझे फहद खान से बचपन से ही मंसूब कर दिया गया था, और ज़ोहरान भाई के साथ का कोई ना था तो वो बचे हुए थे, इसलिए शायद कि आपने उनकी ज़िंदगी में आना था। दुख से बोलते वो आखिर में हल्का सा हंसी। क्या इतनी प्यारी लड़की का मुस्तकबिल फहद खान जैसे शख्स के साथ होना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए दिल ही दिल में इरादा करने लगी। अपनी छोड़कर उसे उस लड़की की फ़िक्र लाहक हो गई थी जो सिर्फ 20 बरस की थी और यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में थी। अच्छा, तुम मेहरान खान को लाला और ज़ोहरान खान को भाई बोलती हो, क्यों? वो उसका जहन हटाने को पूछने लगी।
جو فہد خان کی وجہ سے اداس ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لالا نہ کہا کرو، بھائی بولو۔ کہتے ہیں بھائی کی جان بولنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی،